Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidi Kilor. Let's discuss an essay today. Open societies and the threat of the authoritarian populism. आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है? अभी अभी रिसेंटली ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज हैं, उनका एक समिट हुआ था. G7 कंट्रीज और जो उन्होंने गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया था उन सब ने मिलके एक स्टेटमेंट दिया जिसको कहते हैं ओपन सोसाइटीज स्टेटमेंट टू रीआइट्रेट देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स. जो यूनिवर्सल मानवाधिकार हैं उनके अगेंस्ट अपनी प्रतिबद्धता को जताते हुए इन सारे कंट्रीज ने G7 प्लस दी अदर गेस्ट कंट्रीज जिसके अंदर भारत भी इन्वॉल्व था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री थे. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ओपन सोसाइटीज. ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पर अवेलेबल है. G7 एंड द गेस्ट कंट्रीज 2021 ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट. हाउएवर मैं इसको आपको मैं इसका क्रक्स बता देता हूं. ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट कहती है कि इस समय जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, एक ऐसे जंक्चर पर है जहां पर वो कई सारे से चैलेंजेस फेस कर रहा है. कौन कौन से चैलेंजेस हैं भाई? थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी आता है राइजिंग ऑथोरिटेरियनिज्म से, इलेक्टोरल इंटरफेरेंसेस से, एक दूसरे के चुनाव में इंटरफियर किया जाता है, करप्शन के द्वारा इकोनॉमिक कोवर्जन हो रही है, इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को या प्रिंट इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जाता है डेमोक्रेसीज में, डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स एंड द साइबर अटैक्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं एंड अब्यूजेस, आतंकवाद और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म. ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो कि आज की डेमोक्रेसीज फेस कर रही हैं. मोर इंपॉर्टेंटली जो मॉडर्न सोशल फैब्रिक है, इट इज ऑल्सो बीइंग चैलेंज्ड बाय द परसिस्टेंट इनइक्वालिटीज. अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है. दो गुटों के बीच में जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती जा रही है. डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म और दी रेजिस्टेंस टू दी जेंडर इक्वालिटी, दीज आर द चैलेंजेस जो कि मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड द मॉडर्न सोसाइटी फेस कर रही है. इन द मिड्स ऑफ दिस थ्रेट, इस थ्रेट के बीच में हम सबको यानी कि इन डेमोक्रेसीज को सबको एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि एक ओपन एंड इंक्लूसिव रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर डेवलप हो सके भविष्य में, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे एंड द इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल. इस प्रकार का ये स्टेटमेंट इन सारे के सारे कंट्री के बाद जो G7 समिट हुआ था इन्होंने दिया. ओपन सोसाइटीज इस स्टेटमेंट का नाम है. इस स्टेटमेंट में इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि ओपन सोसाइटीज shall be protected globally by protecting the civil space and the media freedom, जिसमें promoting the freedom of expression and the freedom of assembly and the association. ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. अब the agenda, ये agenda of promoting the idea of an open society is commendable initiative. Now it is a commendable initiative, लेकिन पहले समझते हैं कि open society होता क्या है. दो ये शब्द more or less self explanatory है. एक ऐसा समाज जो कि खुला हुआ हो, लिबरल हो और सबको अपने विचार व्यक्त करने की सब आजादी हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो और जैसे जो जिस प्रकार से जीना चाहता है, अनटिल अनलेस किसी और को नुकसान नहीं पहुंच रहा हो, तो सबके पास अपने खुद के अधिकार हो. इस चीज को ओपन सोसाइटी कहते हैं. दो ये आइडिया अच्छी तरह से इलेबोरेट किया था कार्ल पॉपर ने. 20वीं सदी के एक फिलोसोफर हैं कार्ल पॉपर. उनकी एक किताब है द ओपन सोसाइटी एंड द एनिमीज. इन दैट बुक ही सेज दैट The modern civilization is still in its infancy, जो कि इस समय एम कर रही है ह्यूमननेस, रीजनेबलनेस, इक्वालिटी और फ्रीडम को बढ़ावा देने की. राइट? इन्फेंसी सिविलाइज, आज जो हमारी जो मॉडर्न इस समय जो सिविलाइजेशन है, इसको इन्फेंसी में कहने का क्या मतलब है? सुनिए. द सिविलाइजेशन हैज नॉट येट फुली रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक ऑफ इट्स बर्थ. आज से सिर्फ 10,000 साल पहले जितने भी समाज था वो बेसिकली किस प्रकार से रह रहा था? जंगलों में रह रहा था, एज ए ट्राइबल कम्युनिटी की तरह, ट्राइबलिज्म की तरह रह रहा था. वो जो ट्राइबलिज्म से सिविलाइजेशन की तरफ की जो बदलाव था, जो ट्रांजिशन था, उसको कहा जाता है सिविलाइजेशन का बर्थ. एंड दैट बर्थ इज वेरी न्यू, इट इज वेरी वेरी न्यू, मतलब सिर्फ 10,000 साल का ही माना जाएगा. ट्रांजिशन फ्रॉम द ट्राइबल, जो कि एक क्लोज्ड सोसाइटी थी. राइट? ट्राइबल जो होते हैं, कहने का मतलब होता है बस वो अपने गुट में रहते हैं, और जो दूसरे ट्राइबल वो अलग रहते हैं. दे आर क्लोज्ड इन इटसेल्फ, एक दूसरे में आइडियाज एक्सचेंज नहीं होते. दैट ट्राइबल, द क्लोज सोसाइटी से ट्रांजिशन हुआ नए सिविलाइजेशन में, नई सभ्यता में, टू दी ओपन सोसाइटी, जिसमें इंसान की जो क्रिटिकल पावर्स हैं, रीजनिंग पावर्स हैं, उनको ओपन छोड़ दिया गया. दैट इज व्हाट द ओपन सोसाइटी इज. हाउएवर ये बात ध्यान रखिए कि दिस इज न्यू टू अस. ये बहुत समय नहीं हुआ है हमें सभ्यता बनाकर सिविलाइजेशन कल्चर की तरह. आज से 2-3-4 हजार साल पहले किसी प्रकार की सभ्यता एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. सबके सब ट्राइबलिज्म में, यानी आदिवासवाद जो होता है उस प्रकार से रह रहे थे. अब ये जो शॉक है, द शॉक ऑफ द ट्रांजिशन, दिस इज न्यू. राइट? अभी अभी बर्थ हुआ है सिविलाइजेशन का, दिस इज न्यू. सो द ह्यूमन साइकोलॉजी एज सच हैज कम इनटू अ शॉक.
which is very early to इस शॉक की वजह से it has made possible the rise of the reactionary movements. समय समय में समाज में इस प्रकार की मूवमेंट्स जनरेट होती रहती हैं which wants us to go back to the same tribalism by overthrowing the civilization. ये जो ओपननेस है इसके अगेंस्ट रिएक्शनरी फोर्सेस बढ़ते रहते हैं समाज के अंदर. वी आर वेरी न्यू एज ए सिविलाइजेशन, सो पीछे जाने की जो इच्छा है वो खुद सोसाइटी के अंदर कई बार जल्दी से जन्म लेती है. The origins of the tribalism and the totalitarianism are as old as human civilization. It should be understood thoroughly and fought against persistently. Tribalism जो है वो human psychology का ही पार्ट होता है. हम अपने आप को us versus them में बांटने की कोशिश करते हैं क्योंकि that is how we have grown. उसी प्रकार से evolution हुई है. हमारे माइंड की साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पे पीछे आइडेंटिटी के लिए us versus them जरूरी रहा था एवोल्यूशन के शुरुआत के ईयर्स में. However, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी अब वो नुकसान ज्यादा करता है. इंडीड ऑफ इट लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन एंड समटाइम्स इट लीड्स टू दी रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्विवेलेंस की वजह से. जो ये ट्राइबलिज्म की जो टेंडेंसीज होती हैं ह्यूमन माइंड्स में या ह्यूमन सोसाइटीज में, इस चीज को समझना जरूरी है ताकि सोसाइटी इक्वल सोसाइटी की तरफ बढ़ती रहे. सवाल ये है कि आज अगर हम डेमोक्रेसी में बात करें तो पॉपुलिज्म जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनकर उभरा है किसी भी डेमोक्रेसी का. व्हाई? बिकॉज इट वियर्स द क्लोथ्स ऑफ द डेमोक्रेसी. लोकतंत्र के कपड़े पहनकर आता है पॉपुलिज्म. द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ओपन सोसाइटी इन आवर टाइम इज द ऑथोरिटेरियन पॉपुलिज्म. ठीक है, क्या होता है ऑथोरिटेरियन पॉपुलिज्म? इज दैट कि बाय नेचर जो भी पॉपुलिस्ट होते हैं वो एंटी प्लूरलिस्ट होते हैं. ये बात को ध्यान को समझिएगा कि पॉपुलिज्म जो होते हैं, जो पॉपुलिस्ट है वो एंटी प्लूरलिस्ट है. लोकतंत्र जो है उसका नाम ही प्लूरलिज्म है. लोकतंत्र में सबको जगह मिलनी जरूरी है, सबके विचार, सबके अधिकार चाहिए. ठीक है, लेकिन पॉपुलिज्म जो है वो एंटी प्लूरलिस्ट है. उसको एंटी मतलब प्लूरलिज्म बर्दाश्त नहीं होता है. पॉपुलिस्ट क्लेम दैट दे एंड दे अलोन represent the people. अब एग्जाम्पल के तौर पर हम तुर्की के बारे में बात करते हैं जो कि एक डेमोक्रेसी है जिनके राष्ट्रपति हैं रेकेप तैयब एर्डोगन. ही डिक्लेयर्स वी आर द पीपल हु आर यू. तो उसके जो भी क्रिटिक है उनके बारे में वो ये बात करता है कि वी आर द पीपल. डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी के शब्दों का ये मिसयूज है, मिसप्रयोग किया जा रहा है. डेमोक्रेसी होती है लोगों की डेमोक्रेसी, पीपल की डेमोक्रेसी. सो द ऑथोरिटेरियन पॉपुलिस्ट रूलर सेज दैट वी आर द पीपल. जो अपने क्रिटिक हैं वो कौन है बेसिकली? दिस इज द यूनिवर्सल ट्यून ऑफ द पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स. एक एक्सक्लूजनरी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दैट पोजेज ए डेंजर टू डेमोक्रेसी. क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी रिक्वायर प्लूरलिज्म एंड recognition that we need to find fair terms of living together as free, equal but also irreducibly diverse citizens. लोकतंत्र इस बात का नाम है कि अलग अलग लोग कैसे इक्वली और डाइवर्स सिटीजन्स की तरह रह सकते हैं एक साथ. पॉपुलिज्म इंश्योर करता है कि जो प्लूरलिज्म है उसको स्पेस ना मिले एक डेमोक्रेसी के अंदर. द पॉपुलिस्ट आइडिया ऑफ द होमोजीनियस एंड द ऑथेंटिक पीपल इज डेंजरस एंड द इनह्यूमन फैंटेसी. ऑथेंटिक पीपल का मतलब जो पॉपुलिस्ट लीडर होता है वो कहता है कि पर्टिकुलर देश में पर्टिकुलर लोग ही बेसिकली बिलोंग करते हैं एंड नोबडी एल्स डज. The danger to democracy today is not some comprehensive ideology that systematically denies democratic ideals. 20वीं सदी में जो लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा था वो कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजीज थी, जैसे कि नाजिज्म, जैसे कि फासिज्म, कम्युनिज्म, which were systematically denying the democratic ideals to the people. भाई फासिज्म में धीरे धीरे करके सिस्टम के द्वारा अधिकार जो थे लोगों के लिए जाते थे, अभिव्यक्ति के अधिकार और किसी भी प्रकार के उनके जो राइट्स थे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स जो थे. At this moment, the challenge to the democracy is not a comprehensive ideology like Nazism or the fascism or the communism. They are not a systematic ideology, but the problem is the populism. Populism is a degraded form of democracy, जो कि लगता डेमोक्रेसी है परंतु होता नहीं है. It makes a promises कि democracy is highest ideal, कि let the people rule. However, it is more akin to majoritarianism. भाई डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए चुनाव करवाना जरूरी है. इलेक्शन इज अ मैकेनिज्म, इज अ टूल विच द मॉडर्न डेमोक्रेसी हैव फाउंड टू फंक्शन. लेकिन उसका एक सिंपल सा छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि सेम टूल को यूज किया जा सकता है मेजोरिटेरियनिज्म के लिए, टोटलिटेरियनिज्म के लिए और पॉपुलिज्म के लिए. द डेंजर कम्स इन अदर वर्ड्स फ्रॉम विद इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड. द पॉलिटिकल एक्टर्स पोजिंग डेंजर स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज. व्हाट वी आर सेइंग नाउ इज दैट
लोकतंत्र या मॉडर्न डेमोक्रेसी को खतरा जो है वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी से नहीं है कि लेफ्ट से, माओइज्म से, मार्क्सिज्म से, कम्युनिज्म से, नाजिज्म से, फासिज्म से. नो, द डेंजर एक्चुअली कम्स फ्रॉम इनसाइड द डेमोक्रेसी, यूजिंग द सेम लैंग्वेज विच द डेमोक्रेसी uses of letting the people live. End result is a form of politics that is blatantly anti-democratic and demonstrate the need of nuanced political judgment to help us determine precisely where democracy and the populist peril begins. क्योंकि इन दोनों में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र कहां पर खत्म हो रहा है और पॉपुलिज्म कहां पर स्टार्ट हो रहा है. What happens? एक्चुअली में होता क्या है कि जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर जो होता है इवॉल्व्स इनटू द अथॉरिटेरियन रूल, वो धीरे धीरे, अगेन दिस इज द ट्रिक ऑफ द मॉडर्न, दिस इज द प्रॉब्लम विच द मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर फेसिंग, कि जो टोटलिटेरियन लीडर है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा. जैसे कि हम टर्की में बात कर लें, अगर आप चाइना में भी बात करेंगे, अगर आप रशिया में बात करेंगे, ब्राजील में बात करेंगे, अगर आप इस समय यूएस में ट्रंप की बात करेंगे, तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है इट कम्स from the democratic processes, but then it evolves into an authoritarian rule by slowly, spontaneously limiting the press freedom, civil liberties, and the religious and the ethnic tolerance. Comparing the contemporary politics in Turkey, which is a democracy, जो कि एक multi-ethnic nation है, which has risen from its imperial past to be founded on the values of the modernity. लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ के जो कंजर्वेटिव जो विचार हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते जा रहे हैं, पॉपुलिज्म के ऊपर राइज कर रहे हैं, दे आर लिमिटिंग ऑल द थिंग्स व्हिच डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर. दे हैव फेयर इलेक्शंस. इन सारी की सारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस होते हैं, ओपन मार्केट्स है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो कैरिस्मेटिक लीडर होता है, जैसे कि हम टर्की में बात करें तो एर्डोगन यूजेस द पावर they had won as elected heads to push their countries toward authoritarian ways. The phenomena amply demonstrates the danger that the populism poses to liberal democracy in the contemporary world. इसके साथ इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात बताता हूं. एक फिलोसफर है, पॉलिटिकल फिलोसफर रॉबर्ट एलन डायल. रॉबर्ट एलन डायल ने डेमोक्रेसी को सब्स्टिट्यूट कर सके उसके लिए अपनी थ्योरी दी थी. उस थ्योरी को कहा जाता है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. राइट, व्हाट इज बेटर देन डेमोक्रेसी? आपको अगर इस सवाल का पूछा जाए, अगर आपसे किसी ने जवाब पूछ लिया कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से बेहतर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उसके जवाब में रॉबर्ट एलन डायल की एक थ्योरी के बारे में आप बता सकते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें पॉलिटिकल आउटकम्स आर इनेक्टेड through competitive, even if they're unequal interested group, and introduced polyarchy as a descriptor of actual democratic governance. अभी भी मोर और लेस जो एम होता है डेमोक्रेसी का वो प्लूरलिस्ट थ्योरी ही होता है. यूजुअली प्लूरलिज्म का मतलब है कि जो पावर है सोसाइटी के अंदर, किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल पावर, लीगल पावर, आपके कैरिश्मा की पावर, आपके स्किल्स की पावर, आपके नॉलेज की पावर, ऑल काइंड्स ऑफ पावर शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप. जितना भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही ज्यादा इक्वालिटी होने की संभावना है, जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी डज ट्राई टू डू दैट. ठीक है, वही कोशिश करती है. उसी को और थोड़ा सा बेहतर करने के लिए ये थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलीआर्की, तो इन्होंने उस डेमोक्रेसी को, प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी को कहा है पॉलीआर्की. दे हैव इलेक्टेड ऑफिशियल्स, free and fair elections, inclusive suffrage and rights to run for office, freedom of expression, alternative associational autonomy. जो कि अगर आप सोचेंगे तो the same ideas are of the modern democracy. Even the Indian constitutional democracy के भी यही ideas हैं, जो उनका principle है, जो उनके base है. It is the sophisticated and the advanced version of the democracy. The effective participation of all citizens in public agenda, voting equality, citizens' enlightened understanding of public affairs, control of agenda, inclusiveness in political process are these 5 elements of the polyarchy. To summarize, the key here is that G7 countries and the other important economies and the democracies of the world showed their commitment to the open societies in the world, and the open society world right now, are the challenges they are facing will not come from an external source, not from left, not from the Marxism, not from the Maoism, not from the Naxalism, not from the terrorism. They are the challenges they are facing. However, जो original threat है democracies को, that is going to come from the inside, more of an authoritarian populism. Authoritarian populism की जो सबसे key principle है वो ये है कि वो anti pluralist होता है, और anti pluralist होने की वजह से authoritarian में बढ़ता है. The agenda ahead of the G7 and its outreach allies as the vanguards of the liberal democracy
should be containing the nascent populism and pursuing a long journey to polyarchy. अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें डेमोक्रेसी को ही बढ़ावा देना है, और जो डेमोक्रेसी का जो नेक्स्ट स्टेज है पॉलीआर्की, सरल में कहा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, उसी चीज को पॉलीआर्की कहेंगे। अलग अलग डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप के पास हर प्रकार की पावर एग्जिस्ट होनी चाहिए और इनके कॉम्पिटिटिव फ्रिक्शन से समाज आगे बढ़ना चाहिए। इसी चीज को लोकतंत्र कहते हैं। द ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट बाय द G7 लीडर होपफुली फर्निशेज अ फ्लोर प्लान फॉर सच ए फ्यूचर एजेंडा। अगर अभी आप रिसेंटली देखेंगे, आप एक बात नोटिस कीजिए, पिछले 20-25 सालों से रशिया का एक ही प्रेसिडेंट है, ईरान का एक ही सुप्रीम लीडर है 1989 से, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो भी लाइफ टाइम तक प्रेसिडेंट बन चुके हैं। दो वी कैन नॉट सी सच काइंड ऑफ थिंग इन यूएस और यूरोप, परंतु वहां पे भी जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं उनका डेफिनेटली बेसिकली क्या नाम है वो उजागर हुए हैं पिछले कुछ लास्ट डेकेड के अंदर। इवन इफ यू थिंक अबाउट ब्राजील ऑल्सो, जिसके अंदर जो पॉपुलिस्ट लीडर है उनके राइज हुए हैं। सेम कम्स विद द फिलीपींस को जो ड्यूटर्टे हैं, जिनको थोड़ा सा ऑथोरिटेरियन माना जाता है। दिस रीसेंट राइज ऑफ द ऑथोरिटेरियन लीडर्स इन द डेमोक्रेसीज, इन द ट्रेडिशनल डेमोक्रेसीज एंड इवन इन द कम्युनिस्ट चाइना एंड द रशिया शोज कि इस समय जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो खतरे में है। लिबरल डेमोक्रेसी का जो चैलेंज है वो खुद सोसाइटीज के अंदर से आ रहा है। सो द G7 लीडर की जो ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट है, होपफुली इट विल फर्निश अ फ्लोर प्लान फॉर द फ्यूचर एजेंडा। अगर आपको इसका PDF चाहिए, so this is the Telegram channel that you shall join to have the PDF of this class. Have a nice day.